हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, यदि आप 5512 जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का ये जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहेंगे, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेंगे एग्जाम में। और इसमें हम लोग डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्रीय केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये तो आपको पता होगा कहाँ है। ये आपका बरेली में है। और बरेली में किस जगह, पर्टिकुलर जगह का भी नाम पूछ दिया जाता है, तो ये आपका इज्जत नगर में है। कहाँ पर? इज्जत नगर। और इज्जत नगर है कहाँ? ये आपका बरेली में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरेली इज अ राइट आंसर। लेकिन हमें आगे अब नहीं बढ़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है। अब हम लोग जानते हैं कि बरेली से क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे। हमारा टारगेट यही होगा कि जो भी आंसर होगा उस जिले से रिलेटेड कितने और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। बरेली की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 18 मंडल है। उन 18 मंडलों में से बरेली भी एक आपका मंडल है। बरेली मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं ये भी याद होना चाहिए। तो ये डिजिट भी याद नहीं होनी चाहिए। 4 जिले बरेली मंडल के अंतर्गत आते हैं। वो जिले कौन कौन से हैं ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि मंडल से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बरेली मंडल के अंतर्गत अगर हम जिलों की बात करें तो इसमें आपका बरेली आ जाता है। बदायूं डिस्ट्रिक्ट बरेली मंडल के अंतर्गत आता है। शाहजहांपुर शाहजहांपुर बरेली मंडल के अंतर्गत आता है। और आपका पीलीभीत, ये 4 जिले बरेली मंडल के अंतर्गत आते हैं। इस बात को याद कर लेंगे और ढंग से पढ़ लेंगे। यदि हम बरेली के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हम बात करें तो बरेली का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? जरी जरदोजी। जरी जरदोजी यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगर यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो बरेली का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के अंतर्गत आपका हॉकी हॉकी यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है। इस बात को भी याद रखेंगे। बरेली को सुरमा नगरी भी कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? सुरमा नगरी कहा जाता है बरेली को। इस बात को भी याद रखेंगे। अगर हम बरेली की और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो बरेली में आपको एक मज़ार देखने को मिलती है जिसका नाम है खान बहादुर खां मज़ार। क्लियर? तो खान बहादुर खां मज़ार कहाँ देखने को मिलती है? खान बहादुर खां मज़ार, तो ये आपको बरेली में देखने को मिलती है। इसके अलावा बरेली में काला इमामबाड़ा देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए काला इमामबाड़ा कहाँ पर है? इमामबाड़ा देखो, बड़ा इमामबाड़ा तो आपका लखनऊ में है। फिर यदि काला इमामबाड़ा पूछा जाए तो आप बरेली बनाएंगे, आंसर देंगे। यहाँ पर एक पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको बरेली में देखने को मिलता है। इस बात को भी याद रखेंगे। दोस्तों, बरेली में एक मेला मनाया जाता है जिसका नाम है आपका उत्तरायण मेला। क्लियर? तो उत्तरायण मेला कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका या लगता है, ये आपका उत्तरायणी मेला होगा यहाँ पर। ये आपका बरेली में लगता है। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ अनुसंधान है जो इज्जत नगर में है, जिसका नाम है आपका एक पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। क्लियर? तो ये कहाँ है आपका? ये आपका इज्जत नगर में है। और इज्जत नगर आप जानते हैं बरेली में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रिसर्च सेंटर फॉर मीट है ना, मीट के लिए यहाँ पर ये भी आपका कहाँ है? इज्जत नगर में है ये रिसर्च सेंटर। इस बात को याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों अवाई स्मारक पांचाल संग्रहालय देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है अवाई स्मारक पांचाल संग्रहालय। क्लियर? ये संग्रहालय कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको बरेली में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसको थोड़ा हम नेक्स्ट पेज जोड़ लेते हैं। बाकी आपने देखा होगा दोस्तों, ये प्रश्न आप जानते होंगे। 1857 की क्रांति हुई थी। क्लियर? 1857 की क्रांति के समय बरेली से किसने नेतृत्व किया था? तो बरेली से नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें, ये पूछा जाता है। तो बरेली से 1857 की क्रांति को हैंडल किया था खान बहादुर खान ने। किन्होंने किया था? खान बहादुर खान। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। लेकिन इस बरेली के 1857 क्रांति में इनको हराया किसने था, या यूं कहें इस
विद्रोह का दमन किसने किया था? तो ये दमन किया गया था कैंपबेल द्वारा। क्लियर, इस बात को भी याद रखेंगे। कैंपबेल ने इस 1857 का क्रांति का बरेली का जो नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने, इनको पराजित किया। किसने? कैंपबेल ने, कैंपबेल के द्वारा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? या यूं कहें, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो हमें टॉप 4 याद होने चाहिए। कर लेते हैं याद। सबसे पहला जिला जो है जिसका नाम है गाजियाबाद। क्लियर। उत्तर प्रदेश का सबसे घना जिला अगर पूछा जाए तो वो आपका गाजियाबाद है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1971 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर के स्क्वायर में इतने लोग निवास करते हैं। दूसरे नंबर का सबसे घना जिला है आपका वाराणसी। वाराणसी का अगर हम जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो 2395 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। तीसरे नंबर पर आता है आपका लखनऊ। लखनऊ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1816। और चौथे नंबर पे आता है आपका संत रविदास नगर, जिसे वर्तमान में भदोई नाम से जाना जाता है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 1555। क्लियर। ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद इज राइट आंसर। लेकिन इसके अलावा पूछा जाता है सबसे, ये तो सबसे घना था, तो सबसे कम वाला भी तो पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पर साथ में ही याद करेंगे सबसे कम सबसे कम जन घनत्व वाले जिले, जन घनत्व वाले जिले। क्लियर। अभी हम लोगों ने लिखा सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले, सबसे कम जनघनत्व वाले जिलों की अगर बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में जिले की बात करें तो वो है आपका ललितपुर। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 242। फिर इसके बाद आता है दूसरा सबसे कम, आपका है सोनभद्र, जिसका जनसंख्या घनत्व है 270। और तीसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका हमीरपुर, जिसका जनसंख्या घनत्व है 275। और चौथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका महोबा, जिसका जनसंख्या घनत्व है 279। क्लियर। इस बात को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम, इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका अमृत सरोवर का उद्घाटन सबसे पहले किस राज्य में किया गया? तो इसका सबसे पहले किया गया उत्तर प्रदेश में किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी पूछा जाए तो किस जिले में किया गया, इस बात को याद रखेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किया गया। क्लियर। और किनके द्वारा किया गया, ये किस स्टेटमेंट के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो उद्घाटन किया है मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया। मुख्तार अब्बास नकवी। क्लियर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कब किया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो 13 मई 2022 को अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। क्लियर, ये तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम बात करें, अगर रामपुर के बारे में बात करें, हम लोग बात करेंगे रामपुर। अगर रामपुर से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो रामपुर में आप जानते हैं कि एक नक्षत्रशाला जो कि इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ देखने को मिलती है? तो आप कहेंगे कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपको रामपुर में देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर फागुन मेला लगता है। फागुन मेला कहाँ पर मिलेगा आपको? रामपुर में। रामपुर में एक आपको झील देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है, गौर झील। गौर झील कहाँ पर है? रामपुर में। रामपुर में आपको रजा लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, रजा लाइब्रेरी। पूछा जा सकता है कि रजा लाइब्रेरी कहाँ है? आपका रामपुर में। इसके अलावा दोस्तों रामपुर में एक रठौंडा नाम से मंदिर है। तो रठौंडा मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? रठौंडा मंदिर आपको रामपुर में देखने को मिलेगा। अगर रामपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ का पैच वर्क, पैच वर्क यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है, किस राज्य से? तो गोकुल ग्राम योजना आपकी उत्तर प्रदेश की एक योजना है। इसको दिसंबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है?
इस गोकुल ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गाँव-गाँव जाकर गोवंशों का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। क्लियर? तो इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? तो इसको पहले हम जानते हैं लोकायुक्त के बारे में, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड लोकायुक्त से? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। क्लियर? कौन करता है? राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग? अगर हम एक्ट की अगर हम बात करें, तो ये उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं लोकपाल अधिनियम 1975। क्लियर? इस अधिनियम के तहत राज्यपाल जो है लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। ये अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? अगर हम त्यागपत्र की हम बात करें, तो ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को ही देते हैं। अगर हम वर्तमान में लोकायुक्त का कार्यकाल की हम बात करें, कार्यकाल, इनका टेन्यूर कितना होता है? तो ये इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है या 70 वर्ष, जो पहले हो जाए, याद रखेंगे। क्लियर? लोकायुक्त। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रथम लोकायुक्त की अगर हम बात करें, तो आप बताएँगे, इम्पोर्टेंट है, दिसंबर दिसंबर दयाल पहले लोकायुक्त थे। और ये कब बने थे? ये आपके 14 सितंबर 1977 को प्रथम लोकायुक्त बने। इसके अलावा पूछा जा सकता है सेकंड लोकायुक्त कौन थे? आजकल तो डीप प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सेकंड भी याद रखेंगे। सेकंड लोकायुक्त की अगर हम बात करें, तो मिर्ज़ा मोहम्मद मुर्तज़ा हुसैन। क्लियर? कौन थे? मिर्ज़ा मोहम्मद मुर्तज़ा हुसैन। ये आपके सेकंड लोकायुक्त थे और इनका कार्यकाल जो था, ये 10 जनवरी 1983 को ये बने थे। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। थोड़ा और पॉइंट जानते हैं। तो हम लोग बात करें लोकायुक्त। हम लोगों ने पहला लोकायुक्त देख लिया कौन थे, सेकंड थे कौन, देख लिया। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए, वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान में लोकायुक्त की अगर हम बात करें, तो आपके संजय मिश्रा ये आपके वर्तमान में लोकायुक्त है और ये 7th नंबर के लोकायुक्त हैं। इस बात को याद रखेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 उप लोकायुक्त हैं। उप लोकायुक्त जो लोकायुक्त की हेल्प के लिए बनाए गए हैं, उप लोकायुक्त। वो 3 उप लोकायुक्त कौन-कौन हैं, ये भी नाम याद रखेंगे। जिनमें से आपके हैं शंभू सिंह यादव। क्लियर? शंभू सिंह यादव। दूसरे हैं आपके दिनेश कुमार सिंह और तीसरे हैं सुरेंद्र कुमार यादव। क्लियर? सुरेंद्र कुमार यादव। ये पॉइंट याद रखेंगे लोकायुक्त से रिलेटेड। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ, और एक पॉइंट और, ये लोकायुक्त बनते कौन हैं? लोकायुक्त दोस्तों न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। क्लियर? यही बनते हैं। जो न्यायालय में सेवानिवृत्त हो चुके हैं न्यायाधीश, उन्हीं को लोकायुक्त बनाया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें, तो ये आपका फुर्सतगंज में है। कहाँ पर है? फुर्सतगंज। और वर्तमान में फुर्सतगंज कहाँ पर है? ये आपका अमेठी डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर? पहले फुर्सतगंज कहाँ था? आपका रायबरेली में था। तो कहीं-कहीं आपको रायबरेली भी देखने को मिलेगा। बट अब वर्तमान में कहाँ पर है? अमेठी में। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? फुर्सतगंज ना ही ऑप्शन में है, ना ही अमेठी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों, ये आपका है क्या? ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। क्लियर? ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो उत्तर प्रदेश में 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें से एक आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये भी है। क्लियर? अगर हम अमेठी को डिस्कस करें, तो अमेठी की स्थापना कब हुई? पहले अमेठी राज्य नहीं था, फिर बाद में जो है इसको राज्य बना दिया गया। ये कब राज्य बना? 5 जुलाई 2013 को
आपका अमेठी जिला के रूप में गठित हुआ। अमेठी किन 2 राज्यों से मिलकर बना है अगर हम बात करें, तो अमेठी को रायबरेली प्लस सुल्तानपुर, क्लियर? इन 2 जिलों को हिस्से को मिलाकर आपका अमेठी जिला गठित किया गया। इम्पोर्टेंट है, इसका मुख्यालय पूछा जाए, मोस्टली जिलों के मुख्यालय उन्हीं के ही नाम पर हैं, बट कुछ ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय उनके जिलों से हटकर हैं, क्लियर? उनके नाम से हटकर हैं, जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो अमेठी का जिला मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पर है? गौरीगंज में है, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर? इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अमेठी किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो अमेठी आपका अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। किस क्लियर याद रखेंगे किस मंडल के अंतर्गत आता है? अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। अगर हम अमेठी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें, तो मूंज उत्पाद यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जायसी स्मारक देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। जायसी स्मारक कहाँ देखने को मिलता है? अमेठी में देखने को मिलता है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका टीकर माफी आश्रम देखने को मिलता है। कौन सा आश्रम? जिसका नाम है टीकर माफी आश्रम, क्लियर? याद है रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अमेठी में एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको अमेठी में देखने को मिलेगा, इस बात को भी याद रखेंगे, क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित जनजाति की अगर हम बात करें, तो थारू जनजाति जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में ये जनजाति किन जिलों में देखने को मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के जो जिले हैं, क्लियर? तराई क्षेत्र के जिले में ये जनजाति देखने को मिलती है, जिसमें से आपको लखीमपुर खीरी कहेंगे, पीलीभीत में ये देखने को मिलती है, श्रावस्ती में देखने को मिलती है और बलरामपुर वगैरह इन जिलों में ये देखने को मिलती है। अगर हम उत्तराखंड की हम बात करें, उत्तराखंड में जनजाति आपको नैनीताल में देखने को मिलेगी, और दूसरा कौन सा शहर? ऊधम सिंह नगर में देखने को मिलेगी, ऊधम सिंह नगर, क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे, ये उत्तराखंड में यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम थारू से रिलेटेड अगर हम बात करें, थारू जनजाति जो है वो आपका हिंदू धर्म को फॉलो करता है, ये हिंदू धर्म की एक जनजाति है। ये अपने आप को किरात वंश का मानते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये किस वंश से बिलोंग करते हैं? ये किरात वंश से बिलोंग करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय कहाँ पर बना हुआ है, तो आप बताएंगे थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय की अगर हम लोग बात करें, तो ये आपका लखीमपुर खीरी में इनके लिए विद्यालय महाविद्यालय बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? लखीमपुर खीरी, क्लियर? ये याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का ये जनजातियों में कौन सा हमारा सबसे बड़ा जनजाति के समूह में आता है? तो ये उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है, तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह, इस बात को भी याद रखेंगे। अच्छा, ये अगर तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है, तो पहला सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति जो है वो गोंड की है, दूसरे अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे खरवार, और तीसरे नंबर पर आता है थारू, क्लियर? इनका मुख्य भोजन क्या है, ये भी पूछा जाता है पॉइंट। तो इनका मुख्य भोजन आपका इनका मुख्य भोजन है चावल, क्लियर? दोस्तों थारू जनजाति जो है वो दोपहर के भोजन और शाम के भोजन को कुछ अपने स्पेशल नामों से जाना जाता है। तो ये दोपहर को भोजन को क्या कहते हैं? इनका दोपहर का जो भोजन होता है वो मिजनी कहते हैं, क्लियर? याद रखेंगे, ये दोपहर के भोजन को मिजनी कहते हैं, जबकि शाम के भोजन को ये लोग बेरी कहते हैं, क्लियर? ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ये हम लोग भोजन की बात कर रहे हैं, क्लियर? इसके अलावा पेज एक और जोड़ना पड़ेगा। ये बात तो समझ में आई कि शाम के भोजन को ये लोग बेरी कहते हैं, जबकि दोपहर के भोजन को मिजनी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये लोग दीपावली के पर्व को किस रूप में मनाते हैं? दीपावली पर्व को ये शौक पर्व के रूप में मनाते हैं, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर? कौन सी जनजाति दीपावली को शौक पर्व के रूप में मनाती है? तो आप कहेंगे थारू जनजाति मनाती है, क्लियर? इनके अलावा दोस्तों ये एक और पर्व मनाते हैं जिसका नाम है बजहर पर्व, बजहर पर्व। बजहर पर्व किस जनजाति का है?
तो थारू जनजाति का एक त्योहार है, एक उत्सव है, इस बात को भी याद रखेंगे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, थारू जनजाति के लिए एक संग्रहालय बना हुआ है, थारू जनजाति संग्रहालय, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। तो ये थारू जनजाति संग्रहालय आपका कहाँ पर बना हुआ है? थारू जनजाति संग्रहालय की अगर हम बात करें तो ये इमलिया कोडर ग्राम में बना हुआ है, इमलिया कोडब ग्राम, और ये है कहाँ पर? ये आपका बलरामपुर में है, क्लियर। तो पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति के लिए पहला संग्रहालय कहाँ पर बना हुआ है, तो आप कहेंगे बलरामपुर। अगर और डीप में पूछा जाए तो इमलिया कोडर ग्राम, क्लियर। और ये कौन है? ये उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय है, ये भी याद रखेंगे, क्लियर। उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय कौन सा है? थारू जनजाति संग्रहालय है, और ये कहाँ पर है? ये आपका अ, बलरामपुर में। और इसका उद्घाटन कब किया गया? इसका उद्घाटन 19 जून 2023 को किया गया, और किनके द्वारा किया गया? बाय सीएम योगी द्वारा किया गया, इस बात को भी याद रखेंगे, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थारू जनजाति का संबंध उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं, क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवाब वाजिद अली शाह इज अ राइट आंसर। और इनसे रिलेटेड अगर हम बात करें तो इनका जो एक और लेखक या इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है रहस्य रास, क्लियर। रहस्य रास किन्होंने लिखी है? रहस्य रास जो है नवाब वाजिद अली शाह ने लिखी है, ये भी याद रखेंगे। नवाब वाजिद अली शाह को दोस्तों ठुमरी संगीत का जन्मदाता भी माना जाता है, क्लियर। तो ठुमरी संगीत का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठुमरी संगीत का जन्मदाता वो आपका नवाब वाजिद अली को माना जाता है। इसके अलावा इनसे रिलेटेड और एक पॉइंट और बनता है अख्तर पिया, ठीक। इन्होंने अख्तर पिया नाम से बंदिशें तैयार की। अख्तर पिया नाम की बंदिशें किन्होंने तैयार की? तो आप बताएंगे नवाब वाजिद अली शाह, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है, सॉरी नहीं, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो आप जानते हैं कि जैता उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, जबकि सिमोगा, घोड़े और मिडनी ये तीनों ही गोवा के लोक नृत्य हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से लोक नृत्य इंपॉर्टेंट हैं उनको अगर हम लोग डिस्कस करें तो आपका चरकुला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, चरकुला। और ये पूछे जाते हैं कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का है, तो ये आपका चरकुला ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य है, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर। इसके अलावा आप याद रखेंगे पाई डंडा, इंपॉर्टेंट है। पाई डंडा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है। राई आपका उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है। दीपावली आपका एक लोक नृत्य है, और आपका शायरा, ये लोक नृत्य हैं। और ये कहाँ के हैं? ये आपके बुंदेलखंड रीजन के लोक नृत्य हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। कौन से? पाई डंडा, राई, दीपावली और शायरा। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट है कर्मा नृत्य, क्लियर। इंपॉर्टेंट है कर्मा नृत्य कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में इसको किया जाता है, सोनभद्र। इसके अलावा और याद रखेंगे आपका चौरसिया नृत्य भी इंपॉर्टेंट है। चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश का, और ये आपका जौनपुर का एक नृत्य है। जौनपुर वही जहाँ पर अटाला मस्जिद है, जौनपुर को सलाजे हिंद भी कहा जाता है। जजरी मस्जिद भी आपके जौनपुर में। एक आपका और इम्पोर्टेंट है नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य भी उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है, और ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, क्लियर। या पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या करा कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किनके द्वारा कराया गया? अगर हम आगरा की मोती मस्जिद का अगर हम बात करें, इसका निर्माण जो है शाहजहां द्वारा किया गया। इस मोती मस्जिद को हम लोग चमकता हुआ मोती भी कहा जाता है, चमकता हुआ मोती भी कहते हैं, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए, पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में
कुल कितने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुए? क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कांग्रेस के अधिवेशन की अगर हम बात करें, टोटल 9 अधिवेशन हुए। क्लियर? कितने हुए? 9 अधिवेशन हुए। वो 9 अधिवेशन कहाँ-कहाँ हुए? जिसमें से अगर हम बात करें, इस तरह से आप ये लिख लेंगे, आपका इलाहाबाद में हुआ, जो वर्तमान में क्या है? प्रयागराज में। इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुए। क्लियर? वो कौन-कौन से हुए? ये हम लोग जानेंगे। इसके अलावा लखनऊ याद रखेंगे, लखनऊ में भी अधिवेशन 3 हुए। क्लियर? तो उत्तर प्रदेश में कितनी जगहों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3-3 अधिवेशन हुए? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इलाहाबाद और लखनऊ। इसके अलावा दोस्तों आपका वाराणसी में अधिवेशन हुआ एक। एक अधिवेशन आपका लखनऊ में लखनऊ वाले डिस्कस कर लिया। 2, 3, 6 7 और आपका मेरठ में सॉरी मेरठ में आपका कहाँ पर हुआ? 3 आपके इलाहाबाद में हुए। ये इलाहाबाद। 3 अधिवेशन आपके लखनऊ में हुए। एक अधिवेशन आपका कानपुर में हुआ था, कानपुर में हुआ और एक अधिवेशन आपका मेरठ में हुआ। क्लियर? मेरठ याद रखेंगे। तो ये आपके 9 अधिवेशन हो गए, 3, 3, 6 और ये 3, 9। क्लियर? अगर हम बात करें तो सबसे पहले अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आपका कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। और कब हुआ? पहला अधिवेशन हुआ 1888 में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की, वो जॉर्ज यूले द्वारा की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? इस प्रकार से याद रखेंगे, पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। कब हुआ? 1888 ईस्वी में। दूसरा अधिवेशन भी आपका इलाहाबाद में हुआ। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक 1892 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। याद रखेंगे, अध्यक्ष ज़रूर याद रखेंगे। फिर कांग्रेस का 1910 का अधिवेशन हुआ आपका, ये भी आपका देखो 3 अधिवेशन हो गए ना, 1888, 1892 और 1910, ये 3 अधिवेशन इलाहाबाद में हुए। 1910 का जो अधिवेशन था इम्पोर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता की आपके विलियम वेडनवर्थ ने। क्लियर? विलियम वेडनवर्थ इम्पोर्टेंट है। लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए। लखनऊ में एक हुआ 1899 में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की। आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पर हुआ 1916 में, इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने की। अंबिका चरण मजूमदार लिख लेंगे। और फिर इसके अलावा यहाँ पर 1936 में एक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ये भी याद रखेंगे। वाराणसी में इसका अधिवेशन हुआ था 1905 में। क्लियर? वाराणसी में क्या हुआ? 1905 में और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्लियर? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा वाराणसी में की गई थी अध्यक्षता 1905 में। कानपुर का इम्पोर्टेंट है, 1925 में हुआ था, जिसमें इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। और ये प्रथम भारतीय महिला हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर हम मेरठ की बात करें, तो मेरठ में 1946 में अधिवेशन हुआ था और इनका जो अध्यक्ष इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जे.बी. कृपलानी ने। क्लियर? जे.बी. कृपलानी। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कितने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुए, कौन सा कहाँ हुआ और किस अधिवेशन की किन्होंने अध्यक्षता की, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर पॉइंट आएगा तो आप कर ले जाएंगे। टोटल कितने हुए? 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद इज राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम इलाहाबाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की का अधिवेशन हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वह प्रश्न क्या कह रहा है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ये कह रहा है कि गंगा नदी का कौन सा भाग है, कहाँ से कहाँ तक उसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये आपका प्रयागराज से हल्दिया। क्लियर? प्रयागराज टू हल्दिया तक गंगा नदी का जो मार्ग है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि इसको कब राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। क्लियर? एक तो इसका नाम क्या है? NW1। ये भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है, इस बात को भी याद रखेंगे और सबसे लंबा भी है। इस जलमार्ग की अगर हम बात करें तो 1620 किलोमीटर लंबा है, इस बात को याद रखेंगे। कितनी लंबाई है? कुल 1620 किलोमीटर लंबाई है। इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कब किया गया? प्रयागराज से हल्दिया की अगर हम बात करें तो 1986। क्लियर? 1986 ईस्वी को इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
और ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर। यहाँ पर तो ये क्लियर लिखा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या बनेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग से लेकर, तो आपको याद रखना होगा एक उत्तर प्रदेश में अयोध्या से लेकर, अगर आपसे पूछा जाए अयोध्या से लेकर गाजीपुर, ये भी आपका क्या है? एक आपका जलमार्ग है, जलमार्ग। और किस नदी पर ये जलमार्ग बना हुआ है? ये आपका सरयू नदी पर बना हुआ है। क्लियर? सरयू नदी पर आपका राष्ट्रीय जलमार्ग बना हुआ है, जिसका नाम है नेशनल वाटरवे NW40। क्लियर? तो नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग 40 जो है वो आपका अयोध्या से लेकर गाजीपुर तक है। किस नदी पर बना हुआ है? सरयू नदी पर बना हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो 340 किलोमीटर लंबा है। क्लियर? इसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कॉर्नर में देख लीजिए, आपका प्रयागराज से प्रयागराज प्रयागराज टू दिल्ली, प्रयागराज से दिल्ली तक भी आपका यमुना नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग बना हुआ है, यमुना नदी पर, इस बात को भी याद रखेंगे। और इसका नाम है NW110। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 110 आपका कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से दिल्ली तक है, इस बात को याद रखेंगे। इसकी लंबाई की अगर बात करी जाए तो 1089 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग है। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, तो उत्तर प्रदेश में 10 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे सही कूट का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और उनसे संबंधित खनिज दिए गए हैं। अगर हम सोनभद्र की बात करें, तो सोनभद्र आपका चूना पत्थर के लिए फेमस है। इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद में आप जानते हैं कि शीशा बालू। ललितपुर की बात करें तो तांबा, और मिर्जापुर की बात करें नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। 4 2 1 3 इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो 4 2 1 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। हस्त निर्मित कागज का निर्माण, क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। कई उद्योग ऐसे हैं जो कई जिलों में होते हैं, एक ही जिले में नहीं होता है। तो हस्त निर्मित कागज की बात करें, हस्त निर्मित कागज की अगर हम बात करें तो इस ये आपका मथुरा और जालौन में। क्लियर? हस्त निर्मित कागज का उद्योग फेमस है मथुरा और जालौन में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कागज लुगदी उद्योग के बारे में पूछा जाए, तो कागज लुगदी उद्योग से संबंधित है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर, जहाँ पर कागज का सेंटर भी इंस्टीट्यूट भी है, ये आपका प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा आपसे, ये तो कागज उद्योग की बात करेगी, अगर आपसे पूछा जाए कागज उद्योग की बात की जाए, यहाँ पर हस्तनिर्मित कागज की बात हुई, यहाँ पर कागज लुगदी उद्योग की बात करी, यहाँ पर कागज उद्योग की बात की है। तो इसमें आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आपका रामपुर, रायबरेली, उन्नाव और आपका संत कबीर नगर, ये कई डिस्ट्रिक्ट हैं कागज उद्योग के लिए फेमस हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? हस्तनिर्मित कागज की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालौन में। क्लियर? इसके अलावा हस्तनिर्मित कहाँ पर है? आपका मथुरा में। मथुरा वहीं जहाँ पर बकरी अनुसंधान केंद्र भी है, मखदूम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि गीडा, गीडा है क्या? इस गीडा की फुल फॉर्म पूछी गई है। गीडा का मतलब है दोस्तों यहाँ पर गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर? अथॉरिटी। तो गीडा की फुल फॉर्म क्या? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इस गीडा की स्थापना कब हुई, ये भी याद पूछा जा सकता है। तो 1989 को स्थापना हुई, इस बात को भी याद रखेंगे। बाकी आपका नोएडा है ना, ग्रेटर नोएडा, लीडा, ईडा, बीडा, ये कई हैं आपके औद्योगिक प्राधिकरण।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपका कहाँ पर है? रामपुर में है। जब रामपुर पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामपुर इज ए राइट आंसर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और कहाँ-कहाँ नक्षत्रशालाएँ हैं और उनको किन नामों से जाना जाता है? अगर आपसे पूछा जाए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला तो आप कहेंगे रामपुर, या इसका भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी था, बट बाद में इसको फिर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया। इसके अलावा नक्षत्रशालाओं की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला इंपॉर्टेंट है, ये आपका लखनऊ में है। क्लियर? इंदिरा गांधी कहाँ पर है? लखनऊ में। एक और इंपॉर्टेंट है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला की अगर हम बात करें, नक्षत्रशाला, तो ये आपका गोरखपुर में है, इंपॉर्टेंट है गोरखपुर। एक और है आपका जवाहर नक्षत्रशाला। जवाहर नक्षत्रशाला ये आपका कहाँ पर है? प्रयागराज में है। क्लियर? तो इनको कंफ्यूज न करना। चारों आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में और आपका जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये 4 बांध दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर हम औरोरा बांध की बात करें तो औरोरा बांध आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर? अरवा बांध की बात करें तो ये भी आपका मिर्जापुर में है, याद रखेंगे। अरवा कहाँ है? आपका मिर्जापुर में। बघेलखंड की अगर हम बात करें तो बघेलखंड बांध आपका बलरामपुर में है, बलरामपुर। बधुआ बांध की अगर बात करें तो बधुआ बांध वांगा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये बांगा डिस्ट्रिक्ट है कहाँ? ये आपका बिहार में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये दोबारा वही क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बदुआ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किन किन फसलों में, ये अगर हम लोग देखें तो एक बार में ही याद कर लेंगे। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। क्लियर? कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कुल सब्जी उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में नंबर 1 है। आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। क्लियर? कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसके अलावा गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पोस्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, पोस्ट ऑफिस। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। बैंक शाखाएं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। क्लियर? बाकी द्वितीय स्थान की अगर हम बात करें, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश किन किन मामलों में है? चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, याद रखेंगे। पहले स्थान पर अगर हम बात करें चावल में तो आपका वेस्ट बंगाल चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मसूर उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। बाजरा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। सरसों उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जौ में भी है, गन्ना में भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान ना होकर उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा श्रमिक किस में है? कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा कामगार लोग हैं, और जितने भी कामगार लोग हैं उनका 59.3% लोग कृषि में इन्वॉल्व हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज है राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमारे द्वारा किया गया 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। किस तरह से रिवीजन किया, ऐसे ही रिवीजन करेंगे आप। हमारे द्वारा जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। मल्टीपल रिवीजन होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर ला पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।